हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्याज नीट एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक यूनिट विच इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। आपकी क्लास 11th की बायोलॉजी की यूनिट है रेस्पिरेशन, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन होता है, हम सांस को अंदर लेते हैं, हम एयर को अंदर लेते हैं। जब हम एयर को अंदर लेते हैं तो वो हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में हमारे एल्वियोलाई होते हैं, वहां तक पहुंचता है। अब वो कैसे जाता है, कहाँ से होके जाता है, वो सारी चीजें जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना, जब हम अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, तब हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, विच आर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, सब चीजों को हम वहां पढ़ेंगे। लेकिन इसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेटरी पाथवेज जो हमारी बॉडी में होते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चों को ना डिफिकल्टी होती है इनको समझने में, बिकॉज यहाँ पे केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है कि आपकी बॉडी में क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या करा, हमने एयर अंदर ली। जो हम एयर अंदर लेते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन आती है, वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, वहां तक पहुंचती है। वहां पे हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो उस ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। आपको पता होगा हमारे ब्लड में तीन मेजर हमारे सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल्स को आरबीसी कहते हैं और इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है। उसका एक कंपोनेंट होता है जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो चार पायरोल रिंग का बना होता है। पायरोल रिंग क्या होती है, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज अ पायरोल रिंग? तो आपका 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। दैट इज कॉल्ड एज अ पायरोल रिंग। तो चार पायरोल रिंग्स आके जुड़ती हैं, और वो चार रिंग जब आके जुड़ती हैं उसे कहते हैं पॉरफायरिन। आपने टर्म सुना होगा, पॉरफायरिन। फिर क्या होता है, इन चार रिंग्स को मिलाकर पॉरफायरिन बनता है, और उस पॉरफायरिन के अंदर आपका आयरन आ जाता है, तो वो बन जाता है हीम। हीम के साथ अलग अलग प्रोटीन जुड़ जाते हैं, तो वो बन जाता है हीमोग्लोबुलिन। ठीक है। तो आपके ब्लड के अंदर आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को लंग से लेना और आपकी पूरी बॉडी में जाके सप्लाई करना। अब वो जब ऑक्सीजन ले लेता है तो वो करता क्या है? जो सेल्स को ऑक्सीजन देता है, सेल्स का काम क्या है ऑक्सीजन से? हमारे पास हम खाना खा रहे हैं, खाने का मेजर सोर्स होता है आपका ग्लूकोज। देयर आर ऑल्सो अदर सोर्सेस लाइक प्रोटीन, एनर्जी के सोर्सेस। मेजर सोर्स आपका ग्लूकोज का होता है। उसके अलावा प्रोटीन, फैटी एसिड, ये सब भी हमें एनर्जी देते हैं, बट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इनके पास पहुंचता है, और आपको याद होगा ये स्ट्रक्चर, अगर आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स देखा होगा, हमने डिस्कस किया था। ग्लूकोज इज अल्डोज शुगर, इट इज अक्सोज 6 कार्बन शुगर। सो एल्डोज है ऊपर, फिर आपके 5 कार्बन है। क्या लगा होता है? OH H OH OH। राइट साइड पे OH H OH OH, और लेफ्ट साइड में जिसमें OH है उसका लेफ्ट साइड में H आ जाएगा, जिसमें H है वहां OH आ जाएगा, और लास्ट में हमारा CH2OH जुड़ा होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे सेल्स के पास पहुंचता है, और हीमोग्लोबिन से हमारे सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचता है। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, उससे CO2 बनता है, पानी बनता है, और एनर्जी बनती है बहुत सारी। ये जो CO2 बनता है वो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है। तो जो हमारे सेल्स होते हैं, हमारे आरबीसीज हैं, उन्होंने लंग से ऑक्सीजन उठाया और आपके ऑर्गन को दिया, और ऑर्गन से आपका CO2 उठाया उठाया और लंग को दिया। तो लंग जब सांस अंदर लेगा तो बाहर से ऑक्सीजन लेगा, और जब वो एयर छोड़ेगा, हमारा लंग बाहर छोड़ेगा, वो CO2 को बाहर निकालेगा। सो दिस इज हाउ द रेस्पिरेशन वर्क्स इन आवर बॉडी। तो अब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने से कैसे बनता है CO2, कैसे बनता है वाटर, कैसे बनता है ATP? ATP इज कॉल्ड एज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये आपकी बॉडी में एनर्जी की फॉर्म होती है।
एक एटीपी के ब्रेक डाउन होने से याद रखना 7.3 किलो कैल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। और जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो आपकी फाइनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, तो फाइनल माइनस इनिशियल वुड बी नेगेटिव। सो एटीपी के ब्रेकडाउन से -7.3 किलो कैल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। और जहां पे एनर्जी रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जिस भी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसे एंडोथर्मिक कहेंगे। तो वैल्यू याद रखना, एक एटीपी मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन होने से 7.3 किलो कैल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो हमें यहाँ CO2 बनाना है, पानी बनाना है और एटीपी बनाना है। दिस कंप्लीट रिएक्शन इज कॉल्ड एज योर रेस्पिरेशन। बट ये रेस्पिरेशन होता कैसे है, इसमें कुछ अलग अलग साइकिल्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज आता है, आपकी ग्लाइकोलिसिस साइकिल स्टार्ट होती है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल जब कंप्लीट हो जाती है तो आपका बनता है पाइरूवेट। पाइरूवेट बनता है, साथ में कुछ एटीपी बनेंगे। और आपकी ना जैसे एटीपी एनर्जी यूनिट्स होती हैं, तो एटीपी कुछ डायरेक्ट रिएक्शन में बन जाता है और कुछ रिएक्शन में आप पढ़ोगे NADH बनता है, कुछ में FADH2 बनता है। तो NADH FADH2 बाद में जाके आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं एटीपी में। सो जब हम ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज इज द इनपुट और आउटपुट क्या निकलता है, एक ग्लूकोज के ऐड होने पर आपके 2 पाइरूवेट बाहर निकलते हैं। और 2 पाइरूवेट बाहर निकलते हैं, साथ में हमारा कुछ एटीपी निकलता है और साथ में हमारे कुछ NADH निकलते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस में। फिर ये जो पाइरूवेट होता है ना, वो एक इंटरमीडिएट रिएक्शन में जाता है, जिसमें वो पाइरूवेट जाके कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइमे में। सो दिस इज माय इंटरमीडिएट रिएक्शन। ये एसिटाइल कोएंजाइम में फिर जाता है क्रेब साइकिल में, और जब ये क्रेब साइकिल में जाता है तो ये एक साइकिल है, दिस इज लाइक अ सर्कल। इसमें क्या होता है, अच्छा एक पॉइंट और याद रखना, यहाँ पे जब वो इंटरमीडिएट में पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, साथ में इसमें कुछ NADH बनते हैं, साथ में इसमें एक CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। अब हम इस सीरीज में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी ऊपर ऊपर से ओवरव्यू देख रहे हैं। फिर जब ये एक एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब साइकिल में जाता है तो इसमें बड़े सारे एटीपी बनेंगे, NADH बनेगा, इसमें FADH2 बनेगा और साथ में इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बाहर निकलते हैं। एक एसिटाइल कोएंजाइम में जब क्रेब साइकिल में आता है तो ऐसा चीजें बनती हैं। अब मैंने बोला ग्लूकोज ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, CO2 वाटर और हमारा एटीपी एनर्जी बनेगी। हमारा ग्लूकोज आ गया, अभी तक ऑक्सीजन की कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ CO2 की बात हो गई, अलग अलग जगह पे CO2 बन रहे हैं। CO2 बन गया, वाटर की भी कभी कोई बात नहीं हुई। फिर क्या होता है, फिर आपके क्रेब साइकिल से ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC के अंदर जाता है। उसमें क्या होता है ETC में, ETC में ये NADH और FADH2 जाते हैं, जो अलग अलग जगह पे NADH FADH2 बने हैं ना, ये सारे जाते हैं इनके अंदर। उनसे क्या होता है, उनसे आपका मेनली ETC में क्या होगा, ऑक्सीजन से आपका पानी बनेगा। एक तो ऑक्सीजन से पानी बनेगा, दूसरा जो हमारे NADH FADH2 हैं, जो हमारे रिएक्शन के अंदर आए हैं, वो हमारे ETC कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर फॉस्फोराइलेशन होता है। क्या करते हैं, ये NADH FADH2 से आपके ATP प्रोडक्शन कराते हैं। बट जब तक ETC नहीं होगा तब तक फॉस्फोराइलेशन भी नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे से कपल्ड होते हैं। तो ETC में ऑक्सीजन से वाटर बनता है, लेकिन ETC के अंदर कुछ ऐसा भी होता है जो NADH को यूज करके NAD बना देता है, लेकिन कुछ ऐसा करता है
जो ड्राइविंग फोर्स होता है आपका फॉस्फोराइलेशन करने का। तो अगर ईटीसी नहीं होगा तो आगे फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट जुड़ना। एडीपी इज एडेनाइन डाइफॉस्फेट, दो फॉस्फेट है। एक होता है एएमपी, एडेनाइन मोनोफॉस्फेट, जिसमें एडेनिन के साथ एक फॉस्फेट है। एडेनिन डाइफॉस्फेट, जिसमें एडेनिन के साथ दो फॉस्फेट है। और एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें एडेनिन के साथ तीन फॉस्फेट है। एंड सबसे ज्यादा एनर्जी एटीपी के अंदर होती है। तो फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, एडीपी के पास फॉस्फेट जुड़ता है और वो एटीपी फॉर्मेशन करता है। तो याद रखना ईटीसी और फॉस्फोराइलेशन वुड रन हैंड इन हैंड, वो एक साथ चलते हैं। सो दिस इज माय कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम अगली क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और हम पढ़ेंगे सबसे पहली चीज विच इज ग्लाइकोलिसिस, कि ग्लूकोज आया, एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट बनेंगे, कुछ एटीपी बनेंगे, कुछ एनएडीएच बनेंगे। कितने एटीपी बनेंगे, कितने एनएडीएच बनेंगे, कौन सा रिएक्शन होगा, ये सब चीजें हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बेसिक समझ आ गया है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। और अगली लेक्चर में मिलते हैं जिसके अंदर हम ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करेंगे और बेसिक फंडामेंटल से होते हुए हम एडवांस तक पढ़ेंगे, ताकि हमारा नीट का भी सिलेबस कंप्लीट होता चले हमारी 11th की बायोलॉजी के साथ। थैंक यू सो मच।